Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is non-communicable disease. Non-communicable disease are those disease which cannot be transferred from one person to another person. अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसके अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लाइंडनेस, कैंसर वगैरह आ जाते हैं. इनकी एपिडेमियोलॉजी पढ़नी है. यहाँ से एक MCQ आएगा. पहला है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है उसमें रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट किया जाता है. प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है. सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जाता है. क्वार्टनरी के अंदर जो ओवर ट्रीटमेंट है उसको प्रिवेंट किया जाता है. अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंटेबल कैंसर्स. व्हाट आर द प्रिवेंटेबल कैंसर्स? ऐसे कैंसर जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे कैंसर जिनके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं और उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड प्रिवेंटेबल कैंसर्स. अब प्रिवेंटेबल कैंसर्स की आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं तो वो कौन कौन से कैंसर्स हैं जिनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर. फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर इज ड्यू टू इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी. जितनी ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उतना सर्वाइकल कैंसर का चांसेस ज़्यादा होंगे. सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है 21 ईयर से स्टार्ट होती है, 65 ईयर पे आके ख़त्म हो जाती है. और कैसे करोगे? आप साइटोलॉजी करवाओगे. साइटोलॉजी कैसे करवाओगे? पैप स्मेयर कराओगे एवरी 3 to 5 ईयर्स. और अगर फीमेल 30 ईयर्स पे आ गई है तो आप साइटोलॉजी के साथ को टेस्टिंग भी कराओगे. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की को टेस्टिंग भी कराओगे. को टेस्टिंग के अंदर 16-18 की टेस्टिंग करवाते हैं. तो 21 से लेकर 65 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है विच इज़ डन बाय पैप स्मेयर. इसके बाद आता है ब्रेस्ट कैंसर. जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग होती है 40 ईयर्स से लेकर 74 ईयर्स एंड इसकी स्क्रीनिंग होती है मैमोग्राफी से एवरी 1 to 2 ईयर. इसके बाद आता है कोलोन कैंसर. कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग होती है 45 से लेकर 75 ईयर तक. टिपिकल एजेस 45 से लेकर 75 ईयर्स तक स्क्रीनिंग करते हैं एंड स्क्रीनिंग इज डन बाय कोलोनोस्कोपी एवरी 10 ईयर. लेकिन अगर उसके फैमिली के अंदर कोई प्राइमरी रिलेटिव है जिसको कोलोन का कैंसर है तो स्क्रीनिंग कब करोगे? 40 साल की उम्र में करोगे या जो उस बंदे को कैंसर हुआ था उससे 10 साल पहले आप करोगे? ठीक हो गया कि जब उसको कैंसर 50 साल की उम्र में डायग्नोस हुआ था तो स्क्रीनिंग आप 40 साल की उम्र में करोगे एंड स्क्रीनिंग इज डन विद कोलोनोस्कोपी एवरी 3 to 5 ईयर. अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो स्क्रीनिंग आप 8 साल बाद करोगे. क्लियर? और आप हर 1 से लेकर 2 साल के बाद रिपीट करोगे. अगर APC जीन की म्यूटेशन है तो स्क्रीनिंग आप 10 से लेकर 12 साल से स्टार्ट करोगे एवरी 1 to 2 ईयर. अगर लिंच सिंड्रोम है तो स्क्रीनिंग आप 20 से लेकर 25 साल पे करोगे एवरी 1 to 2 ईयर. तो ये कोलोनोस्कोपी वाली स्क्रीनिंग थी. अगर पेशेंट 50 से 80 साल की उम्र में है, उसने स्मोकिंग की भी है, अच्छी खासी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो आपने लो डोज CT स्कैन कराना है हर साल. क्लियर? अगर पेशेंट 55 से अबव का है तो आपने PSA की स्क्रीनिंग करानी है. अगर पेशेंट 65 से ऊपर का है और वो स्मोकर है तो इसमें आपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराना है फॉर एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म. तो ये था कैंसर की स्क्रीनिंग. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कैंसर्स पढ़ लेते हैं. अब प्रिवेंटेबल कैंसर्स का मतलब है कि उनका रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल होगा. फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में सवाल आएगा कि जो टोबैको है, टोबैको से कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं. ठीक है, तो टोबैको की वजह से लंग का कैंसर हो सकता है एंड लंग कैंसर प्रेजेंट विद द चेस्ट कफ पेन हिमोप्टिसिस. लंग कैंसर की वजह से ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है, हेड एंड नेक के कैंसर हो सकते हैं, लैरिंग्स का कैंसर हो सकता है. ओरल कैविटी का कैंसर प्रेजेंट करता है नॉन हीलिंग अल्सर की तरह और जो लैरिंग्स का कैंसर है उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा. इसके अलावा इसोफेजियल कैंसर हो सकता है जिसमें डिस्फेजिया सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए होता है. स्मोकिंग से ब्लैडर कैंसर होता है जिसकी हिस्ट्री होती है पेनलेस हीमाचूरिया. स्मोकिंग से पेनक्रियाटिक कैंसर होता है जिसकी हिस्ट्री है पेनलेस जॉन्डस. क्लियर? इसके अलावा स्मोकिंग से RCC हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है जिसमें फ्लैंक पेन, हीमाचूरिया और मैस हो सकता है.
फ्लैंक मैस हो सकता है। इसके बाद है इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर। कौन से कैंसर्स इन्फेक्शन से होते हैं, अब उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वैक्सीनेशन से या स्क्रीनिंग से। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो जाता है 16, 18, 31, 33, 16, 18, 31, 33, 45। तो ये इसकी स्ट्रेन होती है। क्लियर, ये सर्वाइकल कैंसर इससे होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन होती है। हेपेटाइटिस बी की वजह से कौन सा कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है और इसके लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है। एच पायलोरी की वजह से होता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और एच पायलोरी की इरेडिकेशन थेरेपी होती है और HIV की वजह से कैपोसी सार्कोमा होता है। तो ये इन्फेक्शन रिलेटेड आ गया। इसके अलावा कुछ डाइट होती है जिनकी वजह से कैंसर हो सकते हैं, जिनको आपने प्रिवेंट करना है। फॉर एग्जांपल जो फैटी डाइट खाने से या ओबेसिटी से या रेड मीट खाने से या लो फाइबर डाइट खाने से जो कैंसर होता है वो कोलोरेक्टल कैंसर है। तो कोलोरेक्टल कैंसर फैटी डाइट, ओबेसिटी, रेड मीट या लो फाइबर डाइट से देखने को मिलता होता है। इसके अलावा ओबेसिटी, अल्कोहल है, इनकी वजह से या लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करे तो उसकी वजह से ब्रेस्ट का कैंसर हो जाएगा। अगर ओबेसिटी है तो उसकी वजह से एक और कैंसर भी होता है विच इज़ द एंडोमेट्रियल कैंसर। क्लियर, और ओबेसिटी और गर्ड की वजह से इसोफेगस का एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। तो ये थे कैंसर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होते हैं, ओबेसिटी से होते हैं। कुछ ऐसे कैंसर हैं जो ऑक्यूपेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्बेस्टोस की वजह से ब्रोंकोजेनिक कैंसर होगा और मीजोथेलियोमा होगा। क्लियर, यूवी लाइट रेडिएशन की वजह से बेसल सेल कैंसर, स्क्वेमस सेल कैंसर हो गए। एनिलीन डाई की वजह से या रबर इंडस्ट्री की वजह से ब्लैडर का कैंसर हो जाएगा। और अगर बेंजीन का एक्सपोजर है तो उसकी वजह से ल्यूकेमिया वगैरह हो जाएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर ओवरऑल इज सर्वाइकल कैंसर विच इज़ ड्यू टू स्क्रीनिंग एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बाकी अगर आपसे सवाल पूछे मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर डेथ, जो डेथ होती है वो लंग कैंसर की वजह से होती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए लो डोज CT स्कैन वगैरह करा सकते हैं। तो ये था प्रिवेंटेबल कैंसर्स। अब इसके बाद चलते हैं प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस पर। प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस? क्लियर, तो जो मेजर कॉजेज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इज प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1 काज इज कैटरैक्ट, क्योंकि कैटरैक्ट इज़ अ लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले आंसर आएगा कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट को अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट से मैनेज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि सेकंड नंबर पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर आपके आ जाते हैं मायोपिया, हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो इनको प्रिवेंट कैसे करते हैं? विजन स्क्रीनिंग करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज़ ड्यू टू क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस और ये पुअर हाइजीन में होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सेफ थेरेपी होती है। सेफ थेरेपी, एस से सर्जरी फॉर ट्रिकियासिस, ए से एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन, एफ से फेशियल क्लीनलीनेस एंड ई फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट लाइक हाइजीन को मेंटेन करना। तो सर्जरी फॉर ट्रिकियासिस, एजिथ्रोमाइसिन, फेशियल क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। इसके बाद आता है विटामिन ए डेफिशिएंसी विच लीड टू ज़ीरोफ्थाल्मिया एंड केराटोमेलेशिया। तो इसमें आपने विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन देनी होती है। उसके बाद आता है रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय ओन्कोसर्का वॉल्वुलस। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आइवरमेक्टिन देते हैं एंड दिस इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक फ्लाई। तो इसके लिए आप क्या देते हैं? आइवरमेक्टिन देते हैं। और लास्ट में आता है ऑफ्थैल्मिया न्यूनेट्रॉम के ऑफ्थैल्मिया न्यूनेट्रॉम। दिस इज कॉल्ड न्यूनेटल कंजंक्टिवाइटिस विच इज कास्ड बाय गोनोरिया एंड क्लैमिडिया। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्टिक आई ड्रॉप्स देते हैं जो कि एरिथ्रोमाइसिन के मैक्रोलाइट्स के होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा ग्लोकोमा होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, इनकी वजह से भी ब्लाइंडनेस होती है। तो कौन कौन से मेजर कॉजेज़ हैं? कैटरैक्ट है जिसके लिए सर्जरी कराओगे, रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं जिनके लिए ग्लासेस दोगे, ट्रैकोमा है जिसके लिए सेफ थेरेपी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी तो विटामिन ए सप्लीमेंट दोगे,
उनको सर्का वाल्वुलस है तो इसके लिए आइवरमेक्टिन देंगे। ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोट्रम है, न्यूनेटल कंजंक्टिवाइटिस है तो इसके लिए प्रोफिलैक्टिक आई ड्रॉप्स देंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो इसके लिए HbA1c कराएंगे। ग्लोकोमा है तो विजन स्क्रीनिंग कराएंगे। तो ये था सारा ओवरऑल। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रिवेंटिबल ब्लाइंडनेस ओवरऑल इज कैटरेक्ट। लेकिन बच्चों के अंदर बात करें आंसर इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। और अगर कॉर्निकल ब्लाइंडनेस की बात करें आंसर इज ट्रैकोमा। और ट्रैकोमा के लिए सेफ थेरेपी होती है सर्जरी, एजिथ्रोमाइसिन, फेशियल क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो ये था इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिबल ब्लाइंडनेस। इसके बाद है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आ जाते हैं, एंजाइना वगैरह, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है। क्लियर। एंड द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ओवरऑल इज़ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज़ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसके रिस्क फैक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल होते हैं उसमें हाइपरटेंशन, टोबैको स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया जिसमें LDL ज़्यादा होता है, HDL कम होता है, और डायबिटीज़ है। नॉन मॉडिफाइबल के अंदर एज, मेल सेक्स, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस या प्रीवियस हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को? तो इसके लिए डिफरेंट तरह की प्रिवेंशन होती है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉर एग्जांपल कहेंगे डाइट अच्छी रखो, एक्सरसाइज करो, टोबैको स्मोकिंग ना करो। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे। लाइक अगर डायबिटीज़ है तो उसको ठीक करेंगे, हाइपरटेंशन है उसको ठीक करेंगे, स्मोकिंग करता है तो उसको छुड़वाएंगे। सेकेंडरी के अंदर डिजीज़ डेवलप हो चुका है तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस करेंगे और फ़ौरन ट्रीटमेंट देंगे। टर्शरी के अंदर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेंगे। लाइक हम एंजियोप्लास्टी कर देंगे, कैबिज कर देंगे, बाईपास ग्राफ्ट कर देंगे, और क्वार्टरनरी के अंदर ज़्यादा मेडिसिन नहीं देंगे ताकि उसको ज़्यादा रिएक्शन वगैरह ना हो। तो ये था कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में। इसके बाद न्यूट्रिशनल डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी है। अब न्यूट्रिशनल डिजीज़ के अंदर दो तरह की न्यूट्रिशनल डिजीज़ है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन अब मेनली हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। और जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है उसके आगे दो मेन टाइप्स होती है, क्वाशियोरकर एंड द मेरेस्मस। क्वाशियोरकर वर्सेस मेरेस्मस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर। या आई थिंक वाइटामिन्स वाले चैप्टर में लिखा हुआ है क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। तो मेरेस्मस के अंदर कैलोरी डेफिशिएंसी होती है, क्वाशियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। मेरेस्मस इन्फेंटाइल पीरियड में प्रेजेंट करता है, क्वाशियोरकर 6 मंथ के बाद प्रेजेंट करता है। मेरेस्मस में एपिटाइट वोरेशियस होती है, अच्छी खासी होती है। क्वाशियोरकर में एपिटाइट नहीं होती। मेरेस्मस वाला बच्चा अलर्ट होता है, क्वाशियोरकर वाला एपैथिक होता है। क्वाशियोरकर में एडीमा होता है, फैटी लिवर होती है। निमोनिक इस मील्स, M से मैलन्यूट्रिशन, E से एडीमा, A से एनीमिया, L से लीवर फैटी होगा, S से स्किन लेयन, फ्लैकी पेन डर्माटाइटिस या हाइपरकेराटोसिस या डिसपिगमेंटेशन देखने को मिलती होती है। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। तो मेरेस्मस में कैलोरी डेफिशिएंसी है, सीवियर वेस्टिंग है। क्वाशियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, एडीमा है एंड फैटी लिवर है। एंड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन आर ड्यू टू पॉवर्टी, पुअर मैटरनल हेल्थ एंड द इन्फेक्शन। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बच्चों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से एंडेमिक गोइटर होता है, क्रिटिनिज्म होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बच्चों में रिकेट्स होगा, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होगा। थायमिन की डेफिशिएंसी मतलब ये सारे विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी वगैरह हो सकती है। और ओवर न्यूट्रिशन के अंदर आ जाती है ओबेसिटी। ठीक हो गया। तो अगर आपसे सवाल पूछे मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ओवरऑल, आंसर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वेल द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटिबल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, आंसर इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो ये था इसके बारे में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के बारे में। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एपिडेमियोलॉजी।